नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम एसएमपीएस को पूरा डिटेल में समझेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं एसएमपीएस के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट ईएमआई फिल्टर, दूसरा पार्ट स्विचिंग सेक्शन और तीसरा फीडबैक सेक्शन। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं एसएमपीएस के। इन तीनों पार्ट्स को अगर हम डिटेल में समझ लेंगे तो एसएमपीएस को हम पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट के द्वारा समझ लेंगे। और फिर अगर हमारे पास कोई पावर सप्लाई, चाहे वो एलईडी टीवी की हो, डीटीएच सप्लाई की हो, या कोई भी पावर सप्लाई हो, आरओ की पावर सप्लाई हो, हम उसे देखते ही रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हम ट्रेडिशनली जो पावर सप्लाई का ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो दो ही पावर सप्लाई, एक एसएमपीएस है, एक ट्रांसफार्मर पावर सप्लाई होती है। तो ट्रांसफार्मर पावर सप्लाई में आपको बताऊंगा कि जब हमारे पास 220 वोल्ट एसी सप्लाई आता है, एसी, तो उस एसी को ट्रांसफार्मर से हम स्टेप डाउन करते हैं। जैसे आप देख पाए, मैं एक बार ऐसे आपको बेसिकली बता रहा हूँ। तो ये एक तरीका है एसी को डीसी में चेंज करने का, जिसमें हम ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। तो ट्रांसफार्मर में जो भी वाइंडिंग हमारे पास रहती है, जैसे 12 वोल्ट अगर हम सप्लाई हमें चाहिए, ये 12 जीरो का ट्रांसफार्मर है, तो हम इसमें यहाँ से 12 वोल्ट 220 वोल्ट एसी को देते हैं। यहाँ से हमारा एसी सप्लाई गया और यहाँ से हमें एसी ही मिलता है। ट्रांसफार्मर, बहुत दोस्तों मैं एक बात बताना चाहूँगा, बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि ट्रांसफार्मर जो है एसी को डीसी में चेंज करता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्रांसफार्मर जो है वो एसी को केवल स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकता है। ये जो ट्रांसफार्मर का मेन फंक्शन है। तो आपने देखा, फिर यहाँ से स्टेप डाउन कर देता है ये एसी को। फिर इसका हम रेक्टिफिकेशन करते हैं, जिसमें हम सेंटर टेप रेक्टिफायर या सिंगल डायोड हाफ वेव रेक्टिफायर से हम रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। कि हमें जो है तीन, जो ट्रांसफार्मर है वो सेंटर टेप वाला होना चाहिए, जिसमें 3 वाइंडिंग होना चाहिए, 12 0 12, तब हम सेंटर टेप बना सकते हैं। अगर हमारे पास जो ट्रांसफार्मर है उसमें 2 ही वाइंडिंग है, 12 और 0, तो हमको फिर ब्रिज रेक्टिफायर का यूज करना पड़ेगा। ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड को हम ऐसे मैनर में सेट करते हैं, जो एनोड है इनको आपस में शॉर्ट कर देते हैं और कैथोड को आपस में शॉर्ट कर देते हैं। और जो डायोड के जो कैथोड है, यहाँ से हमें प्लस मिलता है और एनोड वाले टर्मिनल से हमें माइनस मिलता है। ठीक है। और जो अपोजिट जो एंड होते हैं वहाँ पे हम एसी ट्रांसफार्मर लगाया तो 12 वोल्ट एसी का सप्लाई दे देते हैं डायरेक्ट। और यहाँ से हमें जो सप्लाई मिलती है वो कुछ इस तरीके की मिलती है। ये प्योर डीसी नहीं होती है, क्योंकि इसमें कुछ रिपल फैक्टर्स होते हैं। तो इन रिपल फैक्टर्स को दूर करने के लिए हम यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा देते हैं, जो कि इसको रिपल फैक्टर को फिल्टर करता है। अब ये जो है हमारी थोड़ा सा फिल्टर, हमको काफ़ी हद तक फिल्टर जो डीसी मिलती है। फिर इसको बिल्कुल प्योर डीसी बनाने के लिए हम वोल्टेज रेगुलेटर का यूज़ करते हैं। और जब वोल्टेज रेगुलेटर का यूज़ करते हैं तो हमें बिल्कुल प्योर डीसी प्राप्त हो जाती है। लेकिन दोस्तों इस सप्लाई के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, जैसे कि ट्रांसफार्मर में जब हमें बहुत ज़्यादा हाई एम्पियर की सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है तो ट्रांसफार्मर का साइज बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है। तो हमारे जो इक्विपमेंट हम जो भी बनाते हैं, सप्लाई लगाते हैं, तो उसका भी साइज बढ़ जाता है। तो इसीलिए इसका सॉल्यूशन के रूप में हम एसएमपीएस का यूज करते हैं। तो एसएमपीएस पावर सप्लाई के बहुत फ़ायदे हैं। एक तो ये कॉम्पैक्ट साइज में हमको मिलता है, दूसरा एफिशिएंसी भी ट्रांसफार्मर से बहुत अच्छी होती है। तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि ईएमआई सेक्शन के बारे में। तो मैं आपको बताऊंगा ईएमआई सेक्शन में क्या क्या कंपोनेंट्स यूज होते हैं। तो ईएमआई सेक्शन में सबसे पहले हम यूज करते हैं एक फ्यूजिबल रेजिस्टेंस का। मैंने आपको पहले बताया था, एक फ्यूजिबल रेजिस्टेंस होता है। ये बहुत ही कम वैल्यू का रेजिस्टेंस होता है, जिसका वाट हमारा जो है हाफ वाट से लेके 1 वाट तक हो सकता है, जो वाट है। और ओम में ये 10 ओम से लेके लगभग आपका 100 ओम की बीच की वैल्यू हो सकती है। जैसा हमारा रिक्वायरमेंट है, सप्लाई के लोड के हिसाब से इसको हम डिसाइड करते हैं। हम एक एनटीसी का यूज करते हैं।
दोस्तों मैंने एनटीसी के बारे में आपको बताया था कि जो एनटीसी एक प्रकार का थर्मल रेजिस्टेंस होता है जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है इसका रेजिस्टेंस। तो टेम्परेचर जब बढ़ता है तो इसका रेजिस्टेंस डाउन हो जाता है, और टेम्परेचर जब कम होता है तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो जब हमारा शॉर्ट सर्किट होता है तो शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारा करंट फ्लो हो जाता है, और करंट ज़्यादा फ्लो होता है तो उससे हीट बढ़ता है। हीट बढ़ने में जब हीट बढ़ेगा तो एनटीसी नेगेटिव टेम्परेचर को भी इसका रेजिस्टेंस डाउन होगा, और यहाँ पे करंट फ्लो होगा तो ये अपने आप को ग्लो कर लेगा और आगे के सर्किट को प्रोटेक्ट करेगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एक एमओबी का यूज़ करते हैं हम। एमओबी जो है मेटल ऑक्साइड बैरिस्टर होता है, और ये जो है इस पे जो वोल्टेज जो भी प्रिंट होता है तो उस वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज इस पे एमओबी के ऊपर आता है तो एमओबी शॉर्ट हो जाता है और आगे फ्यूज को ग्लो कर देता है, जिससे सर्किट को आगे प्रोटेक्शन मिलता है, तो आगे का सर्किट हमारा प्रोटेक्ट हो जाता है। और आगे मैं बताऊंगा एक कैपेसिटर का इसमें यूज़ किया जाता है, क्योंकि हाई वोल्टेज कैपेसिटर होता है, इसको डिस्चार्ज करने के लिए हाई वैल्यू रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। ये अभी EMI सेक्शन में हम चल रहे हैं, जिसमें AC टू DC चेंज नहीं हुआ है। अभी हम AC को ही फिल्टर कर रहे हैं, तो हमारी घर AC आती है उसको ही अभी हम EMI सेक्शन के तहत फिल्टर करते हैं। इसके बाद एक लाइन फिल्टर हमें मिलता है आगे, जो कि देखने में एक ट्रांसफार्मर जैसे ही होता है, तो इसको फेस और न्यूट्रल में तरीके से लगा देते हैं इसके दोनों टर्मिनल को, लाइन फिल्टर को। और आगे आपको बताना चाहूँगा, आगे एक आईसी मिलती है हमें, जिसका एक कोना कटा होता है और 4 इसकी लैग होती है। बीच वाली लैग में हम 220 वोल्ट AC देते हैं, और इसकी जो एंड है यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस हमको प्राप्त होता है। इसके एंड पे हमें 220 वोल्ट DC सप्लाई मिलेगा, लेकिन इसमें भी कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो रिपल फैक्टर्स होते हैं, उनको हटाने के लिए एक फिल्टर कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। ये मेन कैपेसिटर होता है जो कि डायरेक्ट हमारा जो आईसी से जो प्लस और माइनस वोल्ट 220 वोल्ट DC निकल रहा है उस पर डायरेक्ट इसको पैरेलली लगा दिया जाता है, पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव। और यहाँ पे जब कैपेसिटर लगता है तो यहाँ पे जो सप्लाई है वो लगभग 300 वोल्ट से ऊपर की हमें मिलनी चाहिए। अगर ये 300 वोल्ट से ऊपर की सप्लाई नहीं मिलती है तो ये कैपेसिटर को हमें चेक करना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको SMPS में EMI सेक्शन के बारे में बताया। तो ज़्यादातर जो हमें जो भी हमारे को पावर सप्लाई आती है वो पूरी तरह से डेट होती है, तो हमें EMI सेक्शन को चेक करना होता है, जिसमें हम फ्यूज़ को चेक करेंगे, एमओबी को चेक करेंगे। अगर हमें एमओबी जो है शॉर्ट मिलता है तो फ्यूज़ भी हमें फ्यूज़ भी उड़ जाता है अगर एमओबी शॉर्ट हो जाता है तो। और ये भी कैपेसिटर जो आप देख पा रहे हैं, कभी कभी इनका भी खराबी देखने को मिलता है, ये हाई वैल्यू रेजिस्टेंस है, इससे भी प्रॉब्लम मिलता है। ये लाइन फिल्टर आप देख पा रहे हैं, अगर ये अंदर से अगर ये ब्रेक हो जाता है तो आगे सप्लाई नहीं पहुंच पाता है, तो EMI सेक्शन से बहुत सी प्रॉब्लम आती है। और दोस्तों अगर हम यहाँ पे आउटपुट चेक करते हैं इस आईसी पे, ब्रिज रेक्टिफायर आईसी पे, तो हमें 220 वोल्ट आउटपुट मिल रहा है, तो हमें फिर EMI सेक्शन में कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये अगर आउटपुट 220 वोल्ट दे रहा है तो ये सेक्शन ऑलरेडी सही होता है। और उसके बाद हम कैपेसिटर पे चेक करेंगे। कैपेसिटर पे अगर हमें 300 वोल्ट से ऊपर सप्लाई मिल रही है तो फिर हमारा पूरा जो है ये जो पार्ट है हमारा कैपेसिटर से आगे का, ये पूरा सही है। फिर हमको आगे का जो है स्विचिंग सेक्शन चेक करना होता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में आपको जो जानकारी मिली अगर वो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं और मेहनत करूँगा और आगे की और अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा दोस्तों। धन्यवाद।